गलत बात है भाई, मुझे याद दिला दिया करो कि रिकॉर्डिंग्स ऑफ हैं। चलिए, अभी तक हमने बात क्या की, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। स्कूलों के अंदर जाना है, 6 प्रकार की एक्टिविटीज आपको दानोत्सव को जो हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सेलिब्रेट करना है। वो जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल से, यानी कि आप रक्षाबंधन से लेकर और जो है गुरु नानक जयंती तक इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब हम आधिकारिक रूप पर कहीं भी परमिशन के लिए जाते हैं, हम आधिकारिक रूप से कहीं भी सेलिब्रेशन के लिए परमिशन लेने वाले हैं, तो लिखित रूप से जब हम देते हैं तो वहां पर हमें जो लिखित प्रारूप है, यानी कि जो एक्चुअल प्रारूप है उस पर्टिकुलर उत्सव का, उसको मेंशन करना होगा। तो यहां पर आपके पास जो एक्चुअल प्रारूप आएगा दान उत्सव का, क्योंकि अगर वो गूगल सर्च करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वो ठीक है, आप महासंघ की सदस्य संस्थान है, आप जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल बनाते हैं, वो अलग बात है, उसको अपने लेवल पर आप मनाइए, नो इश्यू। लेकिन जब हम परमिशन लेकर किसी स्कूल में बच्चों को आगाह करने जा रहे हैं, सूचित करने जा रहे हैं, इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, या हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब हम बोलने जा रहे हैं, तो हमें ये बताना होता है, हमें कंफर्म करना है कि दान उत्सव जो है वो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अब यहां पर जब इन तैयारियों की बात करते हैं कि तैयारियों को हमें कैसे लार्ज स्केल पर इंपैक्ट में लेकर आना है, तो सबसे पहला टारगेट का आपको क्या करना है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। 2 से अगर 8 अक्टूबर की बात करूं मैं, यहाँ पर 6 दिन होते हैं। इन 6 दिनों के अंदर आप 6 डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी जो मैंने आपको लिखवाई, किसी भी प्रकार का आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड, आप जो है चपाती डोनेशन ड्राइव आप लगा सकते हैं, या फिर आप जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहां से आप फूड कलेक्ट करें बच्चों से, बच्चे अपने घर से एक एक चपाती एक्स्ट्रा लेकर आएंगे अपने लंच में, है ना, उसको आप कलेक्ट करें और जरूरतमंदों तक आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। राइट। थर्ड, आप जो है ओल्ड बुक का जो है डोनेशन ड्राइव आप लगा सकते हैं। इन बच्चों के पास बहुत सारी ओल्ड बुक्स होती हैं, तो उसको बच्चे जो है डोनेट कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक स्कूल के अंदर 500, 700, 500, 300, 400 बच्चे हैं और 100 बच्चे भी डोनेट कर रहे हैं बुक्स, अपनी ओल्ड बुक्स, तो आपके पास 100 बुक्स का एक अच्छा बड़ा कलेक्शन हो जाता है एक स्कूल से। और आप 6 दिन लगातार अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है आपके पास हो सकता है। 6 दिन 100 बच्चों से आप कलेक्ट कर रहे हैं, 6 अलग अलग स्कूलों से, तो 600 बुक्स आपके पास कलेक्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है डोनेशन, इन काइंड डोनेशन ड्राइव हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक्टिविटी लिखाई, आप इन बच्चों से एक फेयर नोटबुक, जो हमारी जो कॉपीज होती हैं बच्चों की, आप उनकी कलेक्शन ड्राइव आप लगा सकते हैं कि बच्चे एक एक कॉपी डोनेट करें। और वही एक आंकड़ा हम जब लेके चलते हैं कि अगर आपको आपके साथ इस कलेक्शन ड्राइव में 100 बच्चों ने भी आपका सहयोग दिया, ठीक है, तो 6 अलग अलग स्कूलों से आप 600 प्लस कॉपीज आप कलेक्ट कर पाते हैं, लगभग 50 दर्जन से ज्यादा, जिनसे आप 50 नए बच्चों को पूरे साल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं बुक्स और जो है नोटबुक्स के लिए। राइट। इसी प्रकार आप पेन पेंसिल के ड्राइव्स लगा सकते हैं, डोनेट ए पेन, डोनेट ए पेंसिल। राइट। और लास्ट डे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनके साथ आप साझा कर सकते हैं जिसमें बच्चे अपने घर से ड्राई राशन लेकर आए। आप अपने संसाधन आपको कुछ लगाने हैं, जैसे चूल्हे की व्यवस्था करनी हुई, कई बार स्कूलों में चीजें मिल जाती हैं, नो इश्यू। अगर नहीं है तो आप अपने एंड पर उसको अरेंज कीजिए, और वहां पर ही आप, कुछ बच्चों ने चावल इकट्ठा किया, कुछ ने दूध इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, आपने खीर बना दी, वहां बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और बच्चों के माध्यम से आपने स्कूल के फ्री टाइम में या रिसर्च टाइम में आपने जो है आम जनरल पब्लिक को भी आपने डोनेट करवा दी। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो अमंग द चिल्ड्रंस हो, फॉर द चिल्ड्रंस हो, है ना, आपने उसको भी वहां पर ड्राइव कर लिया। तो इस प्रकार की आपने 6 एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेना है। और लास्ट एक्टिविटी वाले दिन, क्योंकि जो एक्टिविटी आप बच्चों के साथ अमंग द स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट्स आप जब उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बच्चों में उत्साह बढ़ता है कि एक्टिविटी उनके साथ की, कि उन्हें मजा आता है इस प्रकार की एक्टिविटी में। तो आप उसी दौरान, उसी उत्साह के दौरान उन्हें आप एक अपील, एक मैसेज दे सकते हैं कि नेक्स्ट संडे, यानी कि ये जो अपकमिंग संडे है, उस पर आप फलानी जगह नेकी की दीवार का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां पर आपकी जरूरत का सामान, जो आपके पास जो भी सामान एक्स्ट्रा है जो औरों की जरूरत के काम आ सकता है, उसे आप वहां पर छोड़कर जा सकते हैं। राइट। तो बच्चों के माध्यम से आपने एक बड़े स्केल पर इंपैक्ट लेकर आए, आप समाज के अंदर भी, बच्चों के अंदर आपने सामाजिकता की भावना को जगाया, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। बच्चों के माध्यम से उनके गार्जियंस तक आपने दान उत्सव का मैसेज कन्वे किया। अगर हम माता और पिता दो ही लोगों को काउंट करते हैं, और 6 अलग अलग स्कूलों में आप जब जाते हैं, और एक मीन, एक माध्य, एक मतलब मीडियम रूप से, मैं अगर मैं 300 ऑन एन एवरेज बच्चे काउंट करता हूं एक स्कूल के अंदर, तो लगभग लगभग 5 दिनों में आप 1500 बच्चों तक जाते हैं, और इन 1500 बच्चों के माध्यम से
उनके अगर माता पिता को ही काउंट किया जाए तो लगभग 3,000 लोगों तक दान उत्सव की अवेयरनेस का जो आपका कैंपेन है वो लार्ज इंपैक्ट शो कर रहा होता है। राइट, चलिए जी, अभी तक हमने इन सभी विषयों पर बात की। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे इन स्कूल और कॉलेज कैंपेन ड्राइव से हम फंड रेजिंग कर सकते हैं, यानी कि इन कैश डोनेशन की अगर मैं बात करूं या इन काइंड डोनेशन की अगर मैं बात करूं, तो फंड रेजिंग का मेन कंसेप्ट डोनेशन का होता है। आपने इन काइंड डोनेशन भी लिया और जो है, हालांकि आपने वहां से भी बुक्स कलेक्ट की हैं, वो भी इन काइंड डोनेशन है। आपने पेन कॉपीज या पेंसिल्स जो कलेक्ट की हैं वो भी इन काइंड डोनेशन है। आपने जो फूड ड्राइव लगाया, उससे जो फूड कलेक्ट किया वो आपने जरूरतमंद तक पहुंचाया, वो भी एक जो है इन काइंड डोनेशन ड्राइव है। लेकिन और कौन कौन से इन काइंड डोनेशन ड्राइव आप यहां से ले सकते हैं, या और कौन कौन से जो है फंड रेजिंग आप यहां से मौके आपको मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला मौका जो है, जो कि मैंने आपको बताया, इन बच्चों के बीच जब आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई इस अपकमिंग संडे को हम नेकी की दीवार का आयोजन कर रहे हैं, वहां पर आप जो भी डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। तो एक आपको बेनिफिट वो मिलता है कि वहां पर आपकी नेकी की दीवार या इस टाइप का जो कंसेप्ट आप चला रहे हैं, या इसको आप ड्यूरिंग द दानोत्सव भी चला सकते हैं कि भाई हमारी फलानी जगह नेकी की दीवार है, अपने माँ बाप से आप कह सकते हैं कि उनके पास जो भी एक्स्ट्रा हो वहां पर छोड़ जाएं। तो थ्रू आउट द वीक भी आपका ये चलता रहेगा। और हालांकि जब संडे का दिन मेन की बात करते हैं तो जिन माँ बाप को समय नहीं मिला तो वो उस दिन वहां पर रखने आ सकते हैं। राइट, तो ये आपने कन्वे किया मैसेज। सेकंड मैसेज हम बात करते हैं एक और डोनेशन की। ध्यान दीजिएगा, जब इन स्कूलों के अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर हम जाते हैं तो आपने देखा होगा एक जो पाठ्यक्रम नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर आजकल एआई भी पढ़ाया जाने लगा है। बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाती है। 9th 10th 11th 12th के करिकुलम की बात कर रहा हूं मैं। एम आई राइट? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मुझ तक जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। बच्चों को कोडिंग और ये सब चीजें विद इन स्कूल करिकुलम भी पढ़ाई जाती हैं। राइट, रिचा जी, थैंक यू इस बात को कंफर्म करने के लिए कि स्कूलों के अंदर स्किल एक्टिविटीज भी बच्चों को सिखाई जा रही है। राइट, चलिए जी, अब मैंने ये जो बात करी आपसे, इसको हम थोड़ा सा फंड रेजिंग से कनेक्ट करते हैं। कैसे? उन संस्थाओं के लिए जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की सदस्य हैं, उन संस्थाओं के लिए जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की सदस्य हैं, उनके लिए यहां पर एक विशेष मौका बन जाता है एक शानदार फंड रेजिंग का। कैसे? चलिए अब उस पर बात करें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा आपको दो प्रकार की, मैं हालांकि स्किल तो बहुत सारी सिखाई जाती है, लेकिन मैं दो मेन स्किल्स की बात करता हूं। हमारी संस्थाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए, लैंडिंग पेज के यूज के लिए, फंड रेजिंग लैंडिंग पेज के यूज के लिए आपको एक बड़ी प्यारी चीज सिखाई जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। राइट, सिखाई गई थी आपको? हाँ जी, से राइट इन द चैट बॉक्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाई गई थी, जहां आप फेसबुक पर एड वगैरह लगाकर फंड रेजिंग करने का प्रयास करते हैं। राइट, जब ये क्लास आपको दी गई थी तो ये क्लासेस ज्यादा ज्यादा मास्टर क्लास के रूप में 1 घंटे से लेकर 3 घंटे की थी। एम आई राइट? से यस और नो? है ना? अब करना क्या है, अगर आपको इस कंसेप्ट की नॉलेज है तो भी ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, महासंघ आपके साथ है क्योंकि आप महासंघ परिवार के सदस्य हैं। है ना? अब करना क्या है, इन बच्चों के बीच ऐसा ही एक फ्री स्किल वर्कशॉप आपको आयोजित करना है। अगर आपको आता है देन यू कैन गो थ्रू फिजिकली, आप फिजिकल रूप से वहां पर आयोजित कर सकते हैं जाकर। अगर आपको नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात सर, देखिए मैं या टीम जो है आपके यहां पर नहीं आ सकती, लेकिन वी कैन अरेंज इट ऑनलाइन। जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन देता हूं तो आपको वहां पर अगर प्रोजेक्टर या कोई बड़ी स्क्रीन अवेलेबल है तो उसके माध्यम से आप बच्चों तक इस स्किल की क्लास जो है पहुंचा सकते हैं। अब आपने स्किल की क्लास तो पहुंचा दी, इसका फंडरेजिंग से क्या ताल्लुकात है उस पर बात करते हैं। हम पहली एक स्किल की बात करते हैं, लाइक SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 10वीं
11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं या कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो इस प्रकार की स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड भी होंगे और स्कूल वाले भी अलाउ करेंगे उनको। अब ध्यान दीजिएगा, आपने एक स्किल सिखाई कि कैसे एक बच्चा किसी भी बिजनेस को बैठकर घर से प्रमोट कर सकता है और उस स्किल के माध्यम से एक अच्छी आजीविका वो कमा सकता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को पता होता है भाई आगे जाके मुझे क्या करना है। होता है ना, कई बार स्कूलों में आते हैं लोग, एयरफोर्स के बारे में बताने आते हैं, कुछ एनईटी के बारे में बताने आते हैं, कुछ मेडिकल लाइन के बारे में बताने, जिससे कि बच्चों का आगे का विजन क्लियर हो कि 12th के बाद उन्हें आईटीआई करनी है या उनको मेडिकल लाइन में जाना है। तो इस प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटीज काफी सारे जो है ना इंस्टीट्यूशंस लेके आते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स लेके आते हैं ऑनलाइन कॉम्पिटिशन के, है ना, कुछ एक्टिविटीज लेकर आते हैं। तो ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी देनी है, कौन सी? सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या है समझिएगा। मैं एक एग्जांपल की यहां पर बात करता हूं। वी हैव 500 स्टूडेंट्स, या हमारे पास, हमारे सामने 100 स्टूडेंट हैं। 500 तो खैर पूरे स्कूल में होंगे। 11वीं 12वीं के बीच में अगर हम जाएंगे तो भाई 50 से लेकर 100 बच्चे वहां पर अवेलेबल होंगे। उन 50 से 100 बच्चों के बीच में जब आपने वो स्किल डेमोन्स्ट्रेट की कि भाई ये स्किल है, इसके माध्यम से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप जो है क्लाइंट बना सकते हैं, आप इसके माध्यम से किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं और इससे आपको एक अच्छा जो है कमाने का मौका मिलता है। तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता होती है उन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने की, उनको सीखने की। ठीक है, वो भले ही आज पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगे वो अगर वो स्किल अच्छी लगी और वो उनको इजीली करने में आ गई तो वो उस पर फोकस भी करते हैं। अब इन 100 बच्चों के बीच में जब आप गए, उनमें से मैं कह रहा हूं 20 to 25% बच्चों ने अगर उस पर प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस जब बच्चे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया पर लगाने के लिए एक ऐड भी तो होता है ना भाई। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो फेसबुक पर जब आप ऐड लगाते हैं तो उस ऐड के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट या तो फोटो इमेज वाला होगा या फिर वीडियो वाला होगा। से राइट इन द चैट बॉक्स, होता है ना। या तो आप इमेज के रूप में लगाते हैं या फिर उसको आप वीडियो के रूप में लगाते हैं। अब बच्चे के पास कहां से आएगी इमेज और वीडियो? वो किसकी होगी? आपकी। यू कैन शेयर योर डाटाबेस अमंग द चिल्ड्रंस फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपने बच्चों के बीच में प्रैक्टिस पर्पस के रूप में अपने कुछ पोस्टर्स, अपने कुछ फंडरेजिंग की अपील वाले वीडियो या ऐसा कोई भी डाटा आपने बच्चों के साथ शेयर कर दिया कि बेटा आप जिस जिसको प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे ऐसे फेसबुक आपके माता पिता का जो भी आप चलाते हो, ठीक है, उस पर जाना है, ऐसे ऐसे एक ऐड क्रिएट करना है। ऐड के अंदर जब इमेज पूछी जाए या वीडियो पूछा जाए तो आपको ये लगाना है और 100 रुपए के भुगतान से आप अपना एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाकर देख सकते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स आउट, राइट। अब बच्चे ने प्रैक्टिस के तौर पर ही आपकी वो जो पोस्टिंग है, आपका वो जो कंटेंट है, वो शेयर किया, समझिएगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेकिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द फेसबुक। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना फेसबुक वहां तक सीमित नहीं है। आप सोशल मीडिया पर डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर जब पोस्ट को शेयर कर देते हैं तो एक ही क्लिक पर वो कई हजार लोगों तक आपका मैसेज चला जाता है। जब आप फेसबुक ग्रुप की बात करते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो उसको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कहा जाता है। तो जो बच्चे इन्वेस्ट नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का वो जो मतलब बिना खर्चे वाला जो पार्ट है, अनएक्सपेंसिव वाला, है ना, उसको ट्राई करेंगे तो भी तो वो आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं ना भाई। हाँ जी, से यस और नो, जल्दी से बताइएगा, से यस और नो। आपने इन बच्चों के माध्यम से इनको सोशल मीडिया की एक स्किल भी दे दी और इस स्किल के साथ साथ आपने इनके माध्यम से अपना प्रचार भी करवा लिया। अगर एक स्कूल के अंदर मैं 9th 10th 11th 12th के अगर बच्चों की बात करूं, अगर आपको 50 की संख्या भी मिलती है तो इन 6 दिनों में लगभग 300 बच्चे आपके पास हैं। और ये 300 बच्चे अगर आपके किसी सोशल मैसेज को थोरोली स्प्रेड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट फंडरेजिंग का काम कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस एड को देखकर आपके पास डोनेशन आ रहा होता है या उस एड को देखकर आपके पास किसी ना किसी प्रकार का रिस्पॉन्स जो भी आप वहां से कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास रिसीव हो रहा होता है। हाँ जी,
हुआ फंड रेजिंग का बेहतरीन तरीका, आपने कोई भी डोनेशन अपील डाली हुई है कि भाई एक बच्चे के शिक्षा के लिए इतना डोनेट करें, आपने ऐसा कोई इमेज बनाई हुई है, आपने कोई एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए आप 50 रुपए डोनेट करें, ऐसा कोई भी आपने एक जो हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, आपने उसको एक होमवर्क के रूप में जब बच्चों को दिया प्रैक्टिस मटेरियल के रूप में, तो वो प्रैक्टिस मटेरियल के रूप में जब यूज होगा, इट विल स्प्रेड एन अवेयरनेस अमंग द ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, एक बड़े स्केल पर ऑडियंस को वो इंपैक्ट कर रही होती है, तो वहां से इनडायरेक्टली आपको काफी सारी फंड रेजिंग कलेक्ट करने का मौका मिलता है। अब ऐसी मैं दूसरी एक्टिविटी की बात करता हूं। चलिए जी, दूसरी एक्टिविटी लाइक हमने, आपको याद होगा जब हम महासंघ में अपनी संस्थाओं को वेबसाइट की स्किल सिखा रहे थे, तो आप सबको अच्छे से याद होगा कि वेबसाइट जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। हाँ जी, किस किस ने अटेंड किए, पहले तो मी लिख के मुझे बता दीजिए जल्दी से, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जिसने हमारी वेब मास्टरी वाली क्लासेस अटेंड की हैं और उनको पता है कि कैसे 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट रेडी हो जाती है। एक बेसिक सी वेबसाइट रेडी हो जाती है, राइट? यस। अब समझकर चलिए, अब इस बात को समझकर चलिए, यही क्लासेस आप अपने एरिया में अपने स्कूल के बच्चों के बीच में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ महासंघ, है ना? क्योंकि जो महासंघ की लाइफ टाइम एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको महासंघ ये फैसिलिटी देता है कि जब भी आपको अपनी ऑडियंस के बीच में इस प्रकार की स्किल ड्राइव्स करवानी हो, तो आप महासंघ की जो मेंटर फैसिलिटी है उसका आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो आपको इस बात की भी टेंशन नहीं है कि सर हमने आपसे सीख तो लिया था लेकिन हमें सिखाना नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको सिखाना नहीं आता, मुझे तो आता है ना, है ना? आपने महासंघ को रिक्वेस्ट डाली, महासंघ ने आपको एक टाइम दे दिया, उस टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर वेन्यू पर आपने अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर दिया, आपने सिर्फ व्यवस्थाएं कर दी कि कैसे बच्चों तक ये ऑनलाइन मैसेज जाना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने वही 500-600 बच्चों की ऑडियंस है जो आपसे एक स्किल सीख रही है कि कैसे वो 10 मिनट के अंदर जो है एक वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर उस वेबसाइट को 3,000 रुपए में सेल आउट किया जाए तो होस्टिंगर की होस्टिंग से वो जो है लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आपने वो जो ऊर्जा उनके अंदर डाली है, वो ऊर्जा उनको मजबूर कर देती है फॉर प्रैक्टिस, कि वो आजमा कर देखें कि जैसा हमें सिखाया गया है वाकई में वैसा हुआ या नहीं। और ऐसे में जब भी कोई साथी, जब भी कोई आपका, आपकी जो ऑडियंस है, वो जब होस्टिंग, जैसे आप लोग ने भी होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज की, तो मैंने आपको दिखाया था लाइव कि जब आप डायरेक्टली परचेज करते हैं होस्टिंग, तो एक, सॉरी, जब आप डायरेक्टली परचेज करते हैं होस्टिंग से, तो आपको थोड़ी सी कॉस्टली जो है वो पड़ती है, और जब आप एक रेफरल लिंक का यूज करते हैं तो वही होस्टिंग आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, राइट? आप चाहे खुद खरीदो और चाहे रेफरल से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, रेफरल में फायदा आपका ही है, नुकसान किसी का नहीं है। अब वहां रेफरल में सिर्फ फायदा आपका नहीं होता है, वहां रेफरल में फायदा होता है उस रेफरल कोड को जनरेट करने वाले का भी। यानी कि अगर आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग है और आप 500 बच्चों तक अपनी एक क्लास ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उन 500 बच्चों में से 50 बच्चों ने भी 50 बच्चों ने भी वो आपकी स्किल को सीखने के बाद होस्टिंग ही परचेज कर ली, तो आप यकीन करेंगे आप एक शानदार कमीशन जो है सिर्फ और सिर्फ आ, इस रेफरल बोनस से ही कमा सकते हैं। भाई, वी आर वर्किंग ऑन फंड रेजिंग, राइट? फंड रेजिंग हम किसी भी प्रकार से करें, तमाम तरीके होते हैं। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाता हूं। यस, चलिए जी, मैं अभी फिलहाल आपको मेरा एक अकाउंट शो कर रहा हूं, होस्टिंगर का ही है, राइट? आप देखेंगे कि ऑलरेडी वैसे मैं ऑलरेडी कुछ पे आउट्स पहले ले चुका हूं, $200 पर पे आउट निकल के आता है इसमें, देखेंगे आप यहां पर $200 का। तो इस प्रकार से पे आउट्स बनते रहते हैं। $200 का मतलब समझते हैं आप? हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा $200 का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी से बताइएगा, $200 का मतलब क्या होता है? कोई भी साथी?
$200 इंटू INR। जल्दी से कंफर्म कीजिएगा मुझे, चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए। क्या हुआ भाई, सभी साथी प्रेजेंट हैं? यस, 16,000। 16,000 बिल्कुल सही बात। और आप यकीन करेंगे कि मैं इसी स्किल से ये मैंने सिर्फ एक अकाउंट आपको दिखाया जहां पर मेरे जितने भी रेफरल हैं वो आप लोग हो। सिर्फ दिख रहा है आपको, जिन जिन ने होस्टिंग लिए, चाहे वो ओम निर्माण भारती संस्थान हो, है ना, चाहे वो MSS मालदा हो, चाहे वो दिव्य जीर्णोद्धार फाउंडेशन हो, वट एवर एंड हुएवर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस अकाउंट के अलावा आप जैसी तमाम संस्थाएं जिनको महासंघ का ये कंसेप्ट पता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ना सिर्फ आपको सिखाता है, बल्कि अगर आप अपने स्तर पर कहीं अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाने या बताने वाले हैं तो वहां पर भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको हेल्प आउट करता है। मैं ऐसी तमाम क्लासेस, ऐसे तमाम स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज काफी सारे एनजीओ को प्रोवाइड करता हूं। मेरे साथ बहुत सारे एनजीओ एफिलिएटेड हैं जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जहां हम बच्चों को स्किल सिखाते हैं। और रिसेंटली कुछ साथियों को पता होगा, हमने जो है अभी स्किल से रिलेटेड जो है दिशा यात्रा भी हमने प्रारंभ की। और अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग वीकली रूप से क्लासेस देते हैं इन्हीं सब स्किल्स की, और इन स्किल से मैं कितना जो है अभी तक अर्न कर पा रहा हूं, अगर मैं एक छोटा सा आपको उसका एग्जाम्पल दूं। हाँ जी, इट्स ए वीकली रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले चलता हूं मैं 23/6 से 29/6 के बीच में। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा 23 से 29 ये वीकली रिपोर्ट से, ध्यान दीजिएगा नीचे मेंशन है वीकली, है ना। तो वीकली पे आउट्स पर अगर मैं बात करता हूं तो टोटल इनकम मेरी यूएसडीज में है 493। अगर मैं उसके बाद की बात करूं 29/6 के बाद से लेकर 30/6 से 6 जुलाई की, अभी रिसेंट की मैंने कुछ चीज शेयर कर रहा हूं आपसे, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे $722। और अगर मैं बात करूं अब इसी वीक की, जो लास्ट वीक आपके साथ गया है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे 624, राइट। हाँ जी, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सॉरी, मैंने शायद शेयर नहीं किया ना। सॉरी 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 सर, शेयर नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर दैट। मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। लीजिए जी, अब आपके सामने विजिबल है, राइट। आप कहाँ गया भाई? हेलो। हाँ जी, 23/6 से 29/6 $493। उसके बाद 30/6 से 6 जुलाई $722। 13 जुलाई से सॉरी 7 जुलाई से 13 जुलाई, ये जो लास्ट वीक गया है, $624। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ दूसरों को स्किल देकर ही आप एक शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं। जिसने कैलकुलेशन कर लिया हो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा भाई, कितना कितना हुआ? हाँ जी, आप समझ सकते हैं ऑन एवरेज आप कितना अच्छा फंड रेजिंग कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने जो है नोट डाउन किया होगा और उसको कैलकुलेट किया होगा, 42-50 हजार रुपए वीकली पेमेंट बता रहा हूं मैं, नॉट इट इज फॉर मंथ्स। ये महीने का नहीं है सर। लेट मी शेयर इट विद यू ऑल अगेन, इट्स वीकली पेमेंट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस, आप चेक कर रहे होंगे, इट्स ए वीकली सैलरी। नीचे दिख रहा होगा आपको वीकली पेमेंट, और ऊपर आपको डेट्स दिख रही होंगी, 23 जून से 29 जून। उसके बाद 30 जून से
6 जुलाई, और यहां पर आप देखेंगे 7 जुलाई से 13 जुलाई, राइट। दीज आर वीकली पेमेंट्स, और ये हम अपनी दिशा यात्रा के दौरान कर पा रहे हैं, जहां हम स्किल्स को शेयर करने के लिए डेवोटेड हैं। हम स्किल्स को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, हम लोगों को स्किल्स सिखा रहे हैं, और इस स्किल को सिखाते हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सिखाते हुए इतनी शानदार फंड रेजिंग भी हम कर पा रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी एक पैटर्न से जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, जब आप स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तब। हाँ जी, टाइप एनी वर्ड अबाउट दी स्किल्स। आज जो चीज आपने सीखी, आज दिमाग, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई आपका बल्ब ऑन हुआ? हाँ जी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में ना सिर्फ आप स्किल सीख सकते हैं, बल्कि अगर आप अपनी ऑडियंस या अपनी जो सोसाइटी, अपनी जो कम्युनिटी है, उसको स्किल सिखाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता आपको इस चीज का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अगर आपका बल्ब ऑन हुआ है, देन टाइप बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। टाइप बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, हमारी एक उत्तर प्रदेश की एक संस्थान है, जिन्होंने लास्ट ईयर, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वेबसाइट की क्लासेस दी थी, जुलाई के महीने में दी थी, आज 1 साल पूरा हुआ है। उन्होंने मेरे साथ ही इस मुहिम को स्टार्ट किया था, और पहला प्रश्न उन्होंने किया था कि सर मैंने तो सीख ली, मैं बेचूंगा। हालांकि उन्होंने बेच के भी 1,00,000 1,50,000 रुपए की फंड रेजिंग की थी पहले 3 महीने में ही, और उसके बाद वो लगातार करते भी आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न पूछा, सर मेरे पास बहुत सारे सेंटर चलते हैं मेरे कंप्यूटर के, जहां हम तमाम प्रकार के कोर्स सिखाते हैं, हमारा स्किल सेंटर चल रहा होता है, सैकड़ों बच्चे हैं, क्या हम उनके साथ ही ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो मैंने उनको बताया था कि जैसे जब मैं संस्थाओं को सिखाता हूं, और संस्थाओं को, देखिए ऑब्वियस सी बात है, वेबसाइट बनानी है, आपको होस्टिंग खरीदनी है, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि बिना रेफरल कोड के आपको महंगी ही पड़ती है। और रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो आपको 2 पैसे बच जाते हैं, लेकिन उसका एक कमीशन जो है होस्टिंगर हमें भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं आप सब लोगों से इतना जनरेट करता हूं। तो उन्होंने शुरुआत की थी मेरे साथ पहले से, उस टाइम से, लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने से, और तब से आज तक की अगर मैं बात करूं, आज वो संस्थान जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए जो है पर मंथ के फंड रेजिंग करती है, सिर्फ इसी स्किल से। 1 से 1.5 लाख मिनिमम, 1 से 1.5 लाख मिनिमम, सिर्फ एक स्किल से ही, कि उन्हें लोगों को टारगेट करना है, उन्हें फ्री में वेबसाइट बनाना सिखाना है, दैट्स इट। स्किल देनी है, फ्री में देनी है। क्योंकि जिसने देना सीख लिया, उसे मिलने के रास्ते 50 खुल जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, कई बार समझाया भी है। हम फ्री में सिखाते जरूर हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें फंड रेजिंग हो रही होती है, इनडायरेक्टली हमारे पास कमीशन के रूप में होस्टिंगर हमें पे आउट कर रहा होता है। और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे अकाउंट्स रेडी किए हैं, जहां पर मेरे रेफरल इनकम्स चलते रहते हैं। बल्ब ऑन हुआ भाई। अब जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, मैं शुरू दिन से कहता आया हूं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इज नॉट ओनली ए कम्युनिटी ऑफ नॉन प्रॉफिट एनजीओज। ये फंड रेजिंग का वो विकल्प है जो कहीं और है ही नहीं, जो कहीं और है ही नहीं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया, बोले सर आपके माध्यम से जो हमें डोनर्स का डाटा मिला था ना, मैंने वो डोनर्स का डाटा ही सेल आउट लगाया आपसे स्किल सीखकर। कौन सी? सोशल मीडिया मार्केटिंग की। और उस पर मेंशन कर दिया 50,000 डोनर्स का डाटा 1,500 रुपए में, 4,000 डोनर्स का डाटा 199 रुपए में। इस टाइप से मैंने बहुत सारे ऐड लगाए सर, और सिर्फ उन एड्स से ही वो 1 लाख रुपए पर मंथ की फंड रेजिंग कर रहे हैं। कोई उनसे 199 रुपए में 4,000 डोनर्स का डाटा खरीद रहा है। भाई
हम अभी तक सारी कम्युनिटी तक थोड़े पहुंचे हैं भाई। हम अभी भी 89,000 एनजीओ पर अटके हुए हैं, जबकि इस देश में 42 लाख एनजीओ हैं जिन तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूं, जिन तक महासंघ नहीं पहुंच पाया है। हम भी पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आप जैसे साथी हैं तो कैसे पहुंचा जा सकता है? क्योंकि हम लोग खुद तो ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन उसको शेयर करना नहीं सोचते। कभी मैंने देखा नहीं किसी भी साथी को कि महासंघ की कोई वीडियो को शेयर कर देता हो या कोई क्लासेस का लिंक अपने ग्रुपों में शेयर कर देता हो। मैंने बहुत कम लोगों को देखा ऐसा। तो जो हमारी मेंटेलिटी में, उसके हिसाब से बता रहा हूं कि हम तो प्रयासरत हैं हमेशा से कि हम ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को कवर करें, ज्यादा से ज्यादा एनजीओ तक पहुंचे। लेकिन आप जैसे साथी हैं तो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन वो जो बची हुई ऑडियंस है, दीज आर योर कस्टमर्स, वो आपके ग्राहक हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाए। और वो साथी जो है सिर्फ डोनर डाटाबेस को ही बेच बेच कर जो है 1 लाख रुपए पर मंथ की फंड रेजिंग कर रहे हैं आज भी। आज शायद वो क्लास के अंदर जुड़े नहीं, मैंने बताया ना, मेरे तमाम साथी हैं जिन्हें क्लासेस से मतलब नहीं होता है। जब रह जाते हैं तो वो खो जाते हैं। जैसे आज जो एब्सेंट है, उन्हें महासंघ के इस फीचर का ही नहीं पता होगा कि महासंघ सिर्फ आपको क्लास नहीं देता, किसी और को भी देता है, या आपके माध्यम से आप क्लास दिलवाना चाहें तो वो भी अरेंज होती हैं। जो आज प्रेजेंट हैं उनको आज एक नई चीज पता लगी, उनका बल्ब ऑन हो गया, बाकी का आज भी स्विच ऑफ पड़ा होगा। हाँ जी, से बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स। आ जाइए जी, बल्ब ऑन कर दीजिए। वेरी गुड, बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। और हालांकि मैंने 1 घंटे की ये क्लास रखी थी, लेकिन एक मैटर मैं आपके साथ स्टार्टिंग में ही साझा कर चुका था, तो उस पर थोड़ा सा वार्तालाप जरूरी है, थोड़ी सी उस पर वार्तालाप भी जरूरी है। क्योंकि फिर वो फेसबुक पता नहीं मुझे दोबारा कब वो इमेज दिखाएगा और मैं कब आपके साथ वो डाटा शेयर कर पाऊंगा या वो चीज शेयर कर पाऊंगा। मैं कोशिश कर लेता हूं कि मैं उस इमेज को डाउनलोड करके भी रख लूं। मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई थी, याद होगा आपको, दैट वाज एन इमेज ऑफ एन ऑटो। वो एक ऑटो की इमेज थी जहां पर हमारी संस्था का स्टिकर लगा हुआ, आपने देखा होगा कि भाई माधव जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा जो है इस रिक्शे में दिव्यांग और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे किराया नहीं लिया जाता है, राइट? तो इस प्रकार की एक्टिविटी भी आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुरू का है, जब हम करते थे उस समय कुछ फोटोज ली हुई थी, लेकिन इसका थोड़ा सा अब मॉडरेट रूप भी है। मैंने शायद उसकी फोटो कहाँ शेयर की है, क्योंकि महासंघ के, सॉरी, माधव जन कल्याण फाउंडेशन के अकाउंट्स भी काफी सारे हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं आपसे। माधव के अकाउंट भी काफी सारे, कई बार आपने देखा होगा माधव का जो शब्द है यहाँ पर हिंदी में लिखा होता है, माधव एनजीओ, है ना? तो हमारे अकाउंट्स भी काफी सारे। आप किस अकाउंट पे शेयर की है नई वाली, वो मुझे नहीं पता, याद नहीं है। लेकिन इसका नया रूप ये है कि इसी ऑटो पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ तक का, हम यहाँ पर बकायदा एक जो है पोस्टर लगवाते हैं, राइट? उस पोस्टर में मेंशन होता है माधव जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से जो है एक छोटी सी खुशी, है ना, वी आर सेलिब्रेटिंग या वी आर डोनेटिंग ए स्मॉल हैप्पीनेस, है ना? इस जो है मतलब उस दौरान जो भी आप एक टाइम वहां फ्रेम करवाते हैं, भाई 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इस ऑटो में जो है विकलांग लोगों से या गर्भवती महिलाओं से किराया नहीं लिया जाता है ना। लेट अस शेयर ए स्माइल टू समवंस फेस, है ना? तो आप इस प्रकार का कुछ भी एक डेविएशन आप लगा सकते हैं। मेरे पास, मैं दूसरे अकाउंट पे चेक करवाऊंगा, कुछ फोटोज होंगी तो मैं आपके साथ उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा मेरे कैंपेन्स की, तो उनको आप देखना। इस प्रकार के हम ड्राइव्स लगाते हैं। इससे क्या हुआ, 2 काम हुए। एक, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हुई लार्ज स्केल पर, भाई ये ऑटो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, तो सबको पता लग गया भाई दान उत्सव क्या है, पहली बात, है ना? सेकेंडरी जो है, आपने एक चैरिटी वर्क भी कर लिया। और इस चैरिटी वर्क का फायदा क्या होता है, लेट मी शेयर यू एन इंसिडेंट। जो इस पहले साल में आपको रियल बताऊं, ये जो फोटो हमने ली थी ना, ये फोटो मैंने स्पेशली इसलिए नहीं ली थी कि भाई हमने पोस्टर चिपकाया था। ये फोटो मेरे पास यादगार है उस व्यक्ति की जिसका ये ऑटो है, और इसके साथ वो कहानी जुड़ी हुई है मेरी। हुआ यूं
इस मतलब ऐसे ही शहर के बहुत सारे ऑटो थे जब हमने ये अपनी फ्लेक्सिंग्स वगैरह की हुई थी। और ये पहला मतलब उसके बाद तो बहुत सारे किस्से हालांकि हुए हैं, लेकिन एक पहला किस्से होता है ना जब लाइफ में, देखिए हम सब पैदल चलते हैं, बात को समझिए। कई बार ना मेरे एक साथी ने मुझे लास्ट वीक ही मैं हम मीटिंग कर रहे थे, तो उस एक साथी ने मुझे कहा था, बोले सर आप हमारे साथ ना ये इंसिडेंट शेयर कर चुके हो। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। लास्ट वीक हम एक क्लास कर रहे थे, तो एक मेरे एक साथी ने बोला, बोले सर आप ना ये स्टोरी हमारे साथ शेयर कर चुके हो, लेकिन सर ये स्टोरी सिर्फ एक ही बार हुई क्या, दोबारा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट बार बार नहीं होते। उसके बाद ना जाने कितनी बार ऐसे अनोखे इंसिडेंट हुए होंगे, लेकिन बाद की चीजों को कौन याद रखता है भाई? चांद पर पहला व्यक्ति कौन गया, याद होगा। दूसरा और तीसरा कौन गया, कौन पूछ रहा है? हमारा बच्चा, देखिए मैंने कहा ना आपसे, हम अपनी संस्था को अपनी बेटी की तरह, अगर अपने बच्चे की तरह पालेंगे ना, तो हमें इसका सुख दुख सब दिखाई देगा। कई बार हमारे एनजीओ, जब कोई जरूरत होती है ना अपनी एनजीओ के अंदर लागत लगाने की, तो हमारे एनजीओ पीछे हट जाते हैं, सर पूछूंगा, स्टाफ से बात करूंगा, टीम से बैठकर डिस्कस करूंगा। और जब कहीं बात कर रहे होते हैं लेने की, हेल्प की, या अपनी अपने बारे में बताने की, सर बस मत पूछिए, मेंबर तो कोई है ही नहीं, मैं वन मैन आर्मी कैसे भी करके मैं ही चला रहा हूं। अरे यार, जब लेने की बात आई थी, जब हेल्प की बात आ रही थी, तब आप वन मैन आर्मी थे। और जब संस्था पे खर्चे का नाम आया तो आप पूछकर बताएंगे, किससे पूछकर बताएंगे भाई? है ना? किससे पूछकर बताएंगे? उस स्टाफ से जिसके बारे में आप कह रहे थे कि हमारे साथ कभी आता ही नहीं है, बाकी सारे पार्टनर्स तो सर न्यूट्रल हैं, जो कुछ करना होता है मुझे ही करना होता है। फिर किससे पूछने जाएंगे? क्योंकि हम मान रहे होते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। कई बार मैंने देखा मेरी साथी संस्थाओं को, जब स्टार्टिंग की थी हमने एनजीओस के एनजीओस के जो कैपेबिलिटी उसको एनलार्ज करने की, उस एनलार्जमेंट के दौरान हमने कई बार पेड क्लासेस भी दी और भी सब दी। इन दौरान हमें काफी सारे एक्सक्यूज मिले कि सर अभी हम पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी दौरान मैंने मेरा एक लेख भी दिया था, एक संस्था की आत्मकथा। जिन्होंने उसको पढ़ा उन्हें पता होगा कि वाकई में संस्था आपकी बेटी की तरह है। अगर आपने, भगवान ना करे, हमारे खुदा ना खास्ता हमारे परिवार में कोई स्ट्रेटजी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हमारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। लेकिन अपनी संस्था पर खर्च करने के लिए, अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अगर कोई वर्कशॉप हम अटेंड कर रहे हैं, उसमें चार्ज ही कितना होता है एक वर्कशॉप का? है ऑनलाइन वर्कशॉप का मुश्किल से मुश्किल 100, 200, 500, 1000 रुपए। फिजिकल वर्कशॉप का 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए। लेकिन हमें वो खर्चा बड़ा महंगा लगता है, क्योंकि हम संस्था को अपना मानते ही नहीं है। अगर हम अपना मान रहे होते, तो जैसे हमारे परिवार में हमारे अपने के लिए हम लाखों रुपए व्यवस्थित कर देते हैं ना, जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम अपनी संस्था पर भी लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सर अभी हमारे पास है नहीं, हमारा हाथ टाइट चल रहा है, कई बार किसी भी इंसिडेंट में, मुझे ही नहीं किसी को भी कहते हो आप, तो यकीन मानिए सामने वाले को पता है आप अपने आप को धोखा दे रहे, किसी और को नहीं। आज खुदा ना खास्ता परिवार में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आप 5 लाख इकट्ठा कर देंगे, लेकिन आज आपको पता है कि मैं अपनी संस्था पर अगर ये 2-4 लाख रुपए लगा दूंगा तो मेरी संस्था लाइफ टाइम जो है सस्टेनेबल हो सकती है, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जा सकता हूं, या मेरी संस्था के लिए ये फैसला बड़ा उचित रहेगा, ये फलानी चीज मुझे ले लेनी चाहिए मेरी संस्था में। उसका खर्च करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम संस्था को अपना मानते ही नहीं। और जिसने ये करा है, जिसने संस्था को बेटी मानकर, अपना मानकर उस पर लगाया है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम में है। वो कभी आपकी तरह रोता नहीं है, मुझे ग्रांट नहीं मिल रही, मुझे फंड नहीं मिल रहा। वो मेरी तरह स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, दादा की तरह स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, हाँ जी हमें डेली इतना डोनेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जहां जरूरत पड़ी वहां आंख बंद करके लगा दिया, कभी सोचा नहीं इसका बेनिफिट क्या होगा। हर काम बेनिफिट के लिए थोड़े होता है ना? हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए तमाम प्लेटफॉर्म डेवलप किए, क्यों? ये सोच करके हमें बेनिफिट मिलेगा? नहीं जी, नहीं। ये सोचकर कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी एनजीओ के लिए, है ना? तो होता है। खैर चलिए, आते हैं वापस टॉपिक पर। हम टॉपिक पर थे कहां? हाँ जी, कहां थे हम टॉपिक पर अपने?
इस रिक्शे पर। तो ये जो हम इमेज लगाते हैं हमने यहाँ पर, मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं उस इंसिडेंट की बात कर रहा था कि एक साथी ने जब मुझे टोका कि सर ये इंसिडेंट आप हमें बता चुके, उसके बाद इंसिडेंट नहीं हुआ क्या? तो मेरा बड़ा प्यारा सा जवाब था उस साथी को कि आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, आप जीवन भर पैदल चले, क्या माँ बाप को आपके वो कदम याद होते हैं? नहीं। कौन सा कदम याद होता है माँ बाप को? जब बच्चा पहली बार कदम रखता है। से राइट और रॉन्ग, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। कई बार कई लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि सर हमेशा एक ही स्टोरी क्यों साझा कर देते हैं? तो मैं उन तक एक मैसेज पहले ही क्लियर करना चाहूंगा। सर, जब हमारा बच्चा पहला कदम उठाता है ना, वो मोमेंट हमें याद रहता है। उसके बाद तो उसे जिंदगी भर चलना ही है, कौन याद रखता है ना? हम हमेशा अपने बच्चे का पहला कदम रखते हैं। आपके माँ बाप को आपका पहला कदम याद होगा, है ना? जो लोग मेरी तरह अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बनने वाले हैं, उनको अपने बच्चे के पहले कदम याद होंगे। तो ऐसे ही ये संस्था जब मेरे लिए नई थी, मैंने संस्थागत लाइन में एक एक रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर जब मैंने कदम रखा था, वो शुरुआती मेरी मेहनत, वो शुरुआती मेरे प्रयास, और उन शुरुआती प्रयासों में ये जो रिजल्ट था कि हाँ आज मेरे बच्चे ने कदम बढ़ाया है। तो इसलिए कई बार जो इंसिडेंट आप सुनते हैं ना, वो एकल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहली चीज होती है जो याद रह जाती है, वो दिल पे छाप छोड़कर गई होती है। तो मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा था इसी ऑटो का, क्योंकि ये जो फोटो ली गई थी, ये फोटो उसी दौरान ली गई थी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपके सामने। वो फोटो उसी दौरान ली गई थी। उसका कारण था कि ये ऑटो वाला भागकर आता है मेरे पास और मुझे साझा करता है कि सर ये पैसे रखिए। वो पैसे हजारों रुपए में थे। मैंने कहा भाई ये किस लिए? बोले सर ये किसी ने दिए हैं और मुझसे कहा कि अपनी संस्था को आप दे देना। मैं क्या, संस्था को देने के लिए किसी ने दिए? भाई संस्था को कोई डोनेट करता तो ऑफिस आके करता, है ना? रिक्शे वाले के हाथों किसने पहुंचवाया, क्यों पहुंचवाया? तो उसी दौरान उसने मुझे बताया कि सर आपने जो पर्चा लगा रखा है ना, मेरे पास सुबह सुबह एक कॉल आती है कि एक महिला को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं खुदा ना खास्ता अपने घर से निकल ही रहा था और वो जहां से कॉल आई थी, कई बार होता है ना क्लाइंट नंबर ले लेता है आपका कि भैया कभी आपका व्यवहार अच्छा लगा, हमें कभी जरूरत होगी आपको कॉल कर देंगे। तो वो कॉल करके बुक किया हुआ ऑटो था, वो तुरंत से वहां पहुंचता है, उनको सरकारी अस्पताल तक छोड़ता है। छोड़ते ही वो आनंद फानन में थे। देखिए होता है कई बार मेडिकल इमरजेंसी ऐसी होती है, परिवार आनंद फानन में होता है, वो तुरंत उस महिला को लेकर अस्पताल के अंदर चले गए। और हालांकि से ये अवेयर था, मेरा रिक्शे वाला अवेयर था कि भाई मुझे गर्भवती महिला से किराया नहीं लेना है। और ये अपनी दूसरी सवारी के इंतजार में वहां खड़ा हुआ था। तो कुछ समय के बाद, भाई होता है जब एक मेन टाइम पर परिवार जब जाता है डिलीवरी के लिए और मेन टाइम चल रहा हो, तो कई बार जैसे ही अस्पताल में एंट्री हुई और लेबर वार्ड में पहुंचते पहुंचते ही जो है डिलीवरी हो जाती है। अच्छा खासा परिवार, उनके यहाँ बेटा जन्मा। उस जेंट्स को खुशी खुशी में ध्यान आया भाई मिठाई भी लेके आनी है। अरे यार वो रिक्शे वाले को किराया भी नहीं दिया है, वो भाग के बाहर आया। खुदा न खास्ता हमारा वो ऑटो वाला भैया वहां बाहर इंतजार कर रहा था किसी और सवारी का। बोला भैया माफ करना यार, बहुत देर का लगा दी हमने, वो इमरजेंसी थी, मैं भूल गया था किराया देना, ये लो आपका किराया भी पकड़ो और मुझे ना मिठाई की दुकान तक ले चलो, मिठाइयाँ लेके आनी है। बोला सर किराया लेने के लिए नहीं खड़ा था मैं यहाँ, मैं आपका थोड़ा इंतजार कर रहा था, मैं तो नए क्लाइंट का इंतजार कर रहा था, हम तो किराया लेते नहीं है गर्भवती महिलाओं से। बोला भाई ये क्या मैटर है? तो उसने पीछे पोस्टर दिखाया हमारा। तो उस सज्जन को ये बात बड़ी महसूस हो गई। उसने इनाम स्वरूप उसको जो है कुछ पैसे दिए, 21-22 हजार रुपए थे वो। तो वो देकर उसे कहा कि भाई एक काम करना, ये रखो आप इनाम के लिए आपके। बोला सर मैं नहीं लूंगा। बोला एक काम करो, आपकी संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो अपनी संस्था को दे देना। तो ये जो बंदा है ना जिसका आप ये ऑटो देख रहे थे, ये फोटो उस समय लिया गया अचानक। मेरी टीम वहां खड़ी थी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो अचानक जब उसने मेरे साथ ये वाक्य शेयर किया तो मुझे बड़ा खुशी हुई। मैं कि भाई ये इनाम मेरा नहीं है, ये आपका है। आपने दिल से इस नियम को माना, आपने दिल से इस जॉय ऑफ गिविंग को आपने सेलिब्रेट करने का ठाना। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने जब ये स्टार्टिंग की थी तो शायद हफ्ते में एक या दो रिक्शे वाला कोई ऐसा था जो शायद गलती से आ गया हो किराया मांगने। हमने कहा था कि भाई
पूरे हफ्ते आप जिसको भी छोड़ो अपने रिक्शे से, उसका किराया उससे मत लेना, हमसे ले जाया करना। शायद इक्का दुक्का ही कोई व्यक्ति आया होगा मेरे पास किराया लेने, और वो भी 150 रुपए कि जी आज हमने पूरे महीने में 5 सवारी छोड़ी थी या 10 सवारी छोड़ी थी, पूरे महीने में 50 या 100 रुपए के लिए। सिटी रिक्शा लेता ही कितना है, 10-10 रुपए 20-20 रुपए किराया होता है पूरी सिटी में घुमाने का इनका। तो 150 रुपए लेने कोई इक्का दुक्का आया होगा 100, 150, 200 रिक्शा में से। आज के समय तो हमारे भादुगढ़ सिटी में बहुत सारे रिक्शा हो चुके हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि पूरे महीने में इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आया होगा, अदरवाइज कोई मुझसे किराया मांगने नहीं आया। इवन देन रिक्शे वाले खुद बोलते सर इतना अच्छा काम है, हम आपसे भी क्या करेंगे, 10 रुपए 5 रुपए लेकर, हम खुद ही छोड़ दिया करेंगे, आप तो लगा दो पर्चा। मैं भी पर्चा तो जरूरी है, बोले हाँ सर पर्चा जरूरी है, लोगों को पता होगा तभी तो लोग बैठेंगे कि हाँ भाई चलो इसमें किराया नहीं लगेगा। विकलांग व्यक्ति हिम्मत कर सकेगा, गरीब व्यक्ति हिम्मत कर सकेगा कि मैं इस रिक्शे में बैठ के चला जाऊं, क्योंकि उस पर लिखा है बाहर कि विकलांग से किराया नहीं लिया जाता है, गर्भवती महिला से किराया नहीं लिया जाता है ना। तो ये कुछ स्टोरीज हैं आपके साथ जो मैंने आज साझा की। ये लाइफ में बड़ा इंपैक्ट लेकर आती है जब आप दिल से जॉय ऑफ गिविंग को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस त्योहार का नाम है जॉय ऑफ गिविंग, नॉट आस्किंग, है ना। इसका नाम क्या है, जॉय ऑफ गिविंग। चाहे वो वीक मनाओ आप, चाहे फेस्टिवल मनाओ, जॉय ऑफ गिविंग वीक मनाओ, जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल मनाओ। जॉय ऑफ गिविंग, देने का नाम है दान उत्सव। तो आप समाज को क्या दे सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, आपके पास क्या आना है उसके लिए वो बैठा हुआ है। मैंने बताया ना, उस रिक्शे वाले को नहीं पता था कि आज उसे 21-22 हजार रुपए की उसकी लॉटरी लगने वाली है ना। वो तो आया था अपनी ईमानदारी, मैं तो उसकी ईमानदारी देखकर हैरान था कि दानी सज्जन ने कह दिया अपनी संस्था को दे देना, और वो बेचारा वहां से जो है ऑटो लेके मेरी ऑफिस पे ही आ गया, सर ये आपके लिए दिए थे। ये होते हैं ईमानदार ऐसे लोग, और उसकी ईमानदारी का नतीजा था, मैंने कहा कि भाई ये आपका है, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से जॉय ऑफ गिविंग कर रहे हैं, आप खुशियां बांट रहे हैं लोगों के चेहरे पर। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। इस दौरान जब हम इन क्लासेस को लगातार कंडक्ट करेंगे डे 1 गैप पर, यानी कि एक दिन के गैप पर ये क्लासेस लगातार होंगी अब थ्रू आउट द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल, तो ऐसी तमाम कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी तमाम स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपका उत्साह भी बढ़ाएंगे और साथ साथ आपको कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए आज जल्दी से बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, 1 या 2 शब्दों के अंदर आपके चैट बॉक्स के अंदर ही जल्दी से आपके चैट बॉक्स के अंदर 1 या 2 शब्दों में, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको लिखना आता हो, जल्दी से बता दीजिए कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही। मैंने आज आपको 2 तरीके बताए हैं जिससे आप दान उत्सव को बड़े स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पूरे लोकल एरिया को आप जो है अवेयर कर सकते हैं दान उत्सव के बारे में। पहला तरीका स्कूलों को विजिट करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, फंड रेजिंग कैसे करनी है, सारी चीज मैंने आपको सिखा दी। दूसरा तरीका आपका लोकल सिटी का ऑटो, आपकी लोकल जो यातायात सेवाएं हैं उनको यूज कीजिए, उसके माध्यम से आप शानदार फंड रेजिंग भी करेंगे और इवन देन आप अपनी संस्था की लोकल प्रेजेंस को बढ़ावा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऑटो पर पर्चा लगाने से भले ही आपकी जेब से 1 रुपया खर्च भले ही हो जाए, हो सकता है मेरी तरह कोई वाक्य आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी अगर मिले तो भी आपका बेनिफिट है सर, लॉस नहीं है, क्योंकि एक लोकल प्रेजेंस मिलती है आपकी संस्थान को। पूरे शहर को पता लग जाता है कि हमारे शहर के बीचों बीच एक ऐसी संस्था है जो करीब जो है लोगों के बारे में या विकलांगों के बारे में या गर्भवती महिलाओं के बारे में इतना अच्छी सोच रखती है कि उनके लिए किराया फ्री करवा रखा है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां आप एक लार्ज इंपैक्ट सोसाइटी पर छोड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, परसों का दिन रहेगा हमारा गुरुवार, यस यस, गुरुवार या शुक्रवार जो भी अब क्लास होगी उसका लिंक कल शाम तक आपके ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप रहेंगे तो सब तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, आप टारगेट कर लीजिए कि आपको अपने लोकल एरिया में स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स करने हैं और उसके माध्यम से एक शानदार फंड रेजिंग करनी है। रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, हम ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है बहुत शानदार फंड रेजिंग कर पा रहे हैं, वीकली रूप से कर पा रहे हैं, राइट। तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में,
नई किसी जानकारी के साथ अगली क्लास के अंदर एक बेहतरीन फार्मूला के साथ। किसी साथी को कुछ पूछना हो आज की संबंधित क्लास से, कोई सवाल हो किसी का, कोई चीज दिमाग तक ना पहुंची हो, कोई चीज हिट कर गई हो, या कोई सवाल रह गया हो, तो आप रख सकते हैं अपना प्रश्न। हालांकि हम संडे के दिन जब क्लास करेंगे तो आपके प्रश्न लेंगे हम बीच की क्लासेस के भी, क्योंकि वो मास्टर क्लास होगी जहां हम पिछले जो हमने बताया है उस पर आपने क्या क्या इंप्लीमेंटेशन किया, उसके रिजल्ट्स क्या रहे, और एक नई टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आप इस दानोत्सव के दौरान यूज करते हुए एक शानदार फंड रेजिंग कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक सो किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा। और आज वैसे भी एक क्लास है, नॉट ए मास्टर क्लास। ये कोई मास्टर क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, एक मीटिंग थी आप लोगों के साथ, कुछ फंड रेजिंग के आइडियाज शेयर करने के लिए, जो कि अब लगातार वीकली चलती रहेंगी। तो गुरुवार या शुक्रवार को होने वाली जो मीटिंग है उसका लिंक आपके पास कल शाम तक पहुंच जाएगा। और इस क्लास की तैयारी आप कर लीजिएगा। इस क्लास में जो आपको सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन में लेकर आना है, उसका आप डायग्राम अपने माइंड में रेडी कर लीजिए, उन चीजों पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए कोई लिखित पढ़ित किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता एक जुनून की, जिस जुनून के साथ आप फील्ड के अंदर उतरते हैं। तो चलिए, बनाइए एक लेटर आपकी नियर बाई स्कूल्स के लिए, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं एक लेटर भी जो है आपको ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम स्कूलों को आवेदन करते हैं। तो उसका एक परफॉर्मा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आज समय ज्यादा हो गया है, 1 घंटे की क्लास को हमने 1.5 घंटा कर दिया ड्यू टू रिकॉर्डिंग। और प्लीज मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिला देना मीटिंग शुरू होते ही कि रिकॉर्डिंग ऑफ है ना, तो रिकॉर्डिंग ऑन करना हम ना भूलें, इस बात की सुनिश्चितता आपको कर लेनी है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।